तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेस में। तो बच्चों आज हमारा द आर्क सीरीज का दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरी प्रश्न करने वाले हैं। आइए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग अपना अतिलघुत्तरी प्रश्न, और इसका जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न करेंगे कूलाम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र का। बच्चों आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पे कह रहा है एक कूलाम आवेश, ध्यान से समझेंगे बच्चों, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन निर्मित, एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित किया जा सकता है। मतलब एक कूलाम अगर हम आवेश बनाए, एक कूलाम आवेश अगर हम प्राप्त करें तो वह कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा यह पॉसिबल है कि कितना इलेक्ट्रॉन हम ले लें जिससे हमारा कितना आवेश बन जाए, एक कूलाम आवेश। बच्चों दूसरा प्रश्न ध्यान से समझेंगे। कह रहा क्या किसी कण पर इतने कूलाम आवेश रह सकता है। क्या कोई ऐसा पार्टिकल है, कोई ऐसा कण है जिसपे इतना कूलाम आवेश रह सकता है। तीसरा प्रश्न क्या रहेगा बच्चों, आवेश के क्वांटीकरण से क्या समझते हैं। आप सोच रहे होंगे सर जी आप बताएं नहीं, थर्ड पे आ गए। इसलिए हम थर्ड पे आ गए बच्चों क्योंकि यहां से ही कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट से यह दोनों प्रश्न आपका है, इसलिए आपको पहले हम थर्ड प्रश्न बता रहे हैं, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड पे चलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है बच्चों, तीसरा प्रश्न क्या है, कह रहा है क्या आवेश का क्वांटीकरण। ध्यान से समझेंगे बच्चों, क्या कह रहा है, आवेश का क्वांटीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बच्चों क्या कहता है आवेश का क्वांटीकरण, ध्यान से समझेंगे। आवेश का क्वांटीकरण कहता है कि हमारे पास अगर कोई आवेश है, कोई चार्ज है, तो वह एक पूर्ण गुणक में होगा, कंप्लीट नंबर में होगा। मतलब सर समझे नहीं, मतलब क्या वह 1/2 कूलाम नहीं हो सकता, 3/2 कूलाम नहीं हो सकता, 5/2 कूलाम नहीं हो सकता, वह रहेगा तो एक कंप्लीट नंबर में, जैसे 2 कूलाम, -2 कूलाम, 5 कूलाम, 6 कूलाम। तो आवेश का क्वांटीकरण कहता है बच्चों कि ध्यान से सुनेंगे, आवेश जो होता है हमारा, आवेश ध्यान से समझेंगे पूर्ण गुणक में होता है। इसमें होता है बच्चों आवेश पूर्ण गुणक में होता है। कैसे सर जी, कि इसका सूत्र जो होता है बच्चों होता है आपका प्लस माइनस n ही, और n क्या है बच्चों, संख्या है आपका 1 2 3, आपका यह माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, जो आपको लेना हो आगे प्लस माइनस लगा दीजिए, ठीक है। तो मतलब क्या सर जी, मतलब जो आपका चार्ज होगा बच्चों, अगर आपने n बराबर 1 रखा, कितना रखा 1, तो प्लस माइनस 1 ही होगा, यानी कंप्लीट नंबर है। 2 रखा तो प्लस माइनस कितना होगा 2 ही, 3 रखा प्लस माइनस कितना 3 ही, 4 रखा प्लस माइनस कितना 4, यानी जो चार्ज होगा बच्चों वह कंप्लीट नंबर में होगा। कहिए चाहे 5 कूलाम कहिए, चाहे -5 कूलाम कहिए, चाहे आप 6 कूलाम कहिए, चाहे प्लस माइनस 6 कूलाम, सॉरी बच्चों, चाहे प्लस 6 कूलाम कहिए, चाहे -6 कूलाम कहिए। ऐसा नहीं होगा कि जो हमारा चार्ज है यह होगा 2/3 कूलाम, यह नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा कि हमारा जो चार्ज है वह रहेगा 1/2 कूलाम, यह नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता हमारा चार्ज रहेगा 2.5 कूलाम, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब क्या, मतलब सर जी यही कि जो हमारा चार्ज है वह कैसा होगा, एक कंप्लीट नंबर में होगा, यानी पूर्ण गुणक में होगा, जैसे यह सभी नंबर्स है। इसका मतलब यह जो हमारा आवेश का क्वांटीकरण है यही कहता है कि जो हमारा चार्ज होगा, जो आवेश होगा वह एक कंप्लीट नंबर में होना चाहिए। आई होप यह प्रश्न आप लोग को क्लियर हुआ। तो कहें लिखेंगे क्या, यही पॉइंट लिख के नीचे सूत्र लिख देंगे, यह दर्शा देंगे क्या है, एग्जाम्पल में आप देख ही सकते हैं। यह सभी आपके कंप्लीट चार्ज नहीं है, इस वजह से आपके आवेश के क्वांटीकरण इनको सत्य नहीं मानता है, इनको केवल सत्य माने। क्लियर है बच्चों, तीसरा प्रश्न समझ में आया। अब आते हैं बच्चों हम लोग पहला और दूसरा प्रश्न पे जो कि इसी से रिलेटेड है। इसका यूज है बच्चों, ध्यान से समझेंगे, आप लोग परेशान नहीं होंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझाया जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट खत्म होगा, परेशान मत होइएगा। आइए देखते हैं बच्चों हम लोग अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, नोटिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित किया जा सकता है, यानी जो हमारा चार्ज है वह कितना बच्चों, 1 कूलाम आवेश है, और यह कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा इसे बनाया जा सकता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या। अभी जस्ट हमने देखा बच्चों
Q बराबर प्लस माइनस या नहीं, यानी जो आवेश होगा ऋण आवेश धन आवेश कुछ भी होगा लेकिन कंप्लीट नंबर में होगा। यहाँ चार्ज प्लस में है इसलिए हम प्लस ही ले रहे हैं। तो हमसे n पूछा गया है तो n बराबर हो जाएगा क्या बच्चों, Q/E, यही होगा। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों Q का मान कितना 1 कूलम और E का मान कितना 1.6 × 10⁻19 कूलम। और अगर याद हो बच्चों तो हमने बहुविकल्पी प्रश्न या जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी यानी इसका पहला पार्ट जो है कूलम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र का, इसी प्रश्न को पूछा था एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे वही प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया है, कह रहा है एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित किया जा सकता है। और वहां क्या था, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रश्न वही सेम था बच्चों, वहां पे भी और यहाँ पे भी। आइए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/1 दशमलव कितना 6 और यह माइनस से ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, यानी 10 पे प्लस 19। क्लियर है। n बराबर दशमलव है 10 से ऊपर गुणा कर दीजिए 10 से नीचे, जिससे दशमलव नीचे का हट जाएगा, गुणे 10 पे कितना 19, कैंसिल कर दीजिए। n बराबर 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 8, गुणे 10 पे कितना 19। और तो इसको थोड़ा सा समझेंगे, 10 पे 5 है, 5 से डिवाइड जब करेंगे तो कितना 8 6 दशमलव लगा दीजिए, दशमलव यहाँ सॉरी बच्चों यहाँ दशमलव लगा दीजिए, 0 बढ़ गया 8 6 48, 2 बचा दशमलव लगा 0, 8 गुना 16, कितना बचा 4 दशमलव 8 बचे 40। यानी आपका हो जाएगा n बराबर 0.625 गुणे 10 पे कितना 19 और दशमलव एक अंक जब इधर लेकर आप जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6.25। अब बच्चों दशमलव जब बाएं से दाएं जाता है तो 10 पे माइनस घात चढ़ता, कितना अंक गया 1 अंक, तो 10 पे माइनस 1, 19 में से 1 घट जाएगा तो 10 पे कितना 18 इलेक्ट्रॉन। यानी इतने इलेक्ट्रॉनों द्वारा 6.25 गुणे 10 पे 18 इलेक्ट्रॉनों द्वारा एक कूलम आवेश निर्मित किया जा सकता है। और वहां पे बच्चों जो बहुविकल्पी प्रश्न में था सेम यही था, कह रहा था 6.25 गुणे 10 पे 18 इलेक्ट्रॉन है, माने एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। चाहे जैसे प्रश्न पूछे आंसर आपका सेम होने वाला है, कोई डाउट नहीं होगा। अगर क्लियर है बच्चों तो चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, थर्ड वाला, मिटाने वाला कहाँ रखा गया, मिटाने वाला मिला। तो आइए चलते हैं बच्चों हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे, इसको मिटाते हैं और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। समझेंगे बच्चों तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरे प्रश्न में कह रहा आवेश दूसरा प्रश्न, क्या किसी कण पर इतना कूलम आवेश रह सकता है। आइए चेक करते हैं। कह रहा कोई कण है उस पे इतना आवेश रह सकता है, कितना आवेश, Q बराबर 1.6 गुणे 10 पे माइनस 20 कूलम आवेश, इतना आवेश रह सकता है। आइए चेक करते हैं। हमने अभी जस्ट पढ़ा क्या बच्चों, Q बराबर n, क्या पढ़ा Q बराबर n। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान देंगे थोड़ा सा, n अगर हम फाइंड करें तो n बराबर क्या मिलेगा Q/E। कितना आवेश है 1.6 गुणे 10 पे माइनस 20 और यहाँ पे E का मान 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19, पॉइंट से पॉइंट दशमलव खत्म, माइनस से ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, यहाँ से 19 काट देंगे तो 10 पे माइनस कितना 1 और 10 पे माइनस 1 का मतलब होता है 0.1। ऐसे नहीं समझे तो ऐसे बटे 1 है, नीचे भेजेंगे तो हो जाएगा 1, ऊपर से नीचे आएगा 10 पे प्लस 1, 10 पे प्लस 1 माने 1/10, 10 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 0.1। मतलब क्या बच्चों, अब देखिए अभी हमने जस्ट पढ़ा क्या, तीसरा प्रश्न हमने इसलिए बताया आपको, आवेश के क्वांटीकरण में हमने देखा जो चार्ज होगा वह कंप्लीट नंबर में होगा, वह पॉइंट में नहीं होगा, बटे में नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है बटे में, तो क्या यह पॉसिबल है कि इतना कूलम आवेश रह सकता है किसी कण पर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है यानी जो नंबर है चार्ज है वह किस में है 0.1। कोई अगर कण है ये बताइए, कोई हमारे पास कोई पार्टिकल है इस तरह से, तो वह कंप्लीटली होगा कि आधा टुका होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यह चार्ज किसी कण पे रह नहीं सकता। क्लियर है बच्चों, तीनों प्रश्न समझ में आए होंगे। आइए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। क्या कोई आवेशित कण समीपवर्ती अनावेशित कण को आकर्षित कर सकता है, यही पूछा है।
तो बच्चों इसको ध्यान से समझेंगे। प्यारा, क्या कोई अगर हमारे पास आवेशित कण है वह किसी दूसरे समीपवर्ती यानी पास में कोई दूसरा अनावेशित बिना चार्ज के कोई कण है, उसको से पहला कण या चार्ज वाला या दूसरा कण या चार्ज वाला नहीं है, हमने इसको इस तरह से रख दिया, इसको भी इस तरह से रख दिया, तो क्या यह इसको आकर्षित कर सकता है, यही पूछा। तो बच्चों ध्यान से सुनेंगे, आंसर भी यही सेम होगा, आप लोग लिख लेंगे, कहेंगे कि हाँ, मतलब यह जो आवेशित कण है इसको अनावेशित कण को आकर्षित कर सकता है, यानी उत्तर हो जाएगा हाँ। क्यों आकर्षित कर सकता है, इस पॉइंट को समझेंगे। इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा क्यों करेगा, तो ध्यान से समझेंगे। आवेशित जो कण है वह अपने समीपवर्ती, ध्यान से समझेंगे बच्चों, बाहर टक्कर उत्तर जा रहा है। आवेशित जो कण है, ध्यान से समझेंगे बच्चों, आवेशित जो कण है वह अनावेशित कण के इस सिरे पे क्या करेगा, प्रेरण के कारण, इसके कारण प्रेरण के कारण। बच्चों अगर यह पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप लोग जरूर वीडियो लिस्ट में जाके पहला ही वीडियो जो है आप लोग देखेंगे स्टार्टिंग से, कौन सा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, ठीक है ना, आवेश के बारे में अच्छे अच्छे पॉइंट्स वहां बताया गया है, तो वहां पे इसका जिक्र किया गया है। जो हमारा यह आवेशित कण है या प्रेरण के कारण इसके दूसरे सिरे पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न कर देगा। क्या उत्पन्न कर देगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न कर देगा। ऐसे समझ लो एक दोस्त है, वह बहुत सक्सेस है और दूसरे को बार बार चिढ़ा रहा है, बार बार चिढ़ा रहा है, तो उसके अंदर थोड़ा इरिटेट होगा, वह थोड़ा क्या होगा, इरिटेट होगा, वह अपने अंदर गलत विचारों को लाने लगेगा। सेम ये चार्ज है तो ये नहीं चार्ज है, इसको क्या करेगा, प्रेरित कर देगा, तो ये आप इसके सिरे पे क्या नहीं चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यानी इस पे अगर प्लस है तो इस पे क्या हो जाएगा, माइनस, अगर इस पे माइनस है तो इस पे क्या हो जाएगा, प्लस, यानी जस्ट इसके विपरीत, प्रेरण के कारण इस पे विपरीत चार्ज आ जाएगा और यह क्या करेगा, उसको आकर्षित कर लेगा। यानी क्या कर सकता है बच्चों, आकर्षित कर सकता है। क्लियर है, रीजन क्या है, यही, प्रेरण के कारण आवेशित कण अपने समीपवर्ती कण पर क्या विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर देगा, जिसके वजह से उसको क्या कर देगा, आकर्षित कर देगा। क्लियर है बच्चों, इसका भी आंसर। पांचवें प्रश्न पे आते हैं। पांचवा प्रश्न समझेंगे बच्चों, कह रहा है ई एक्सिल, ई इक्वेटोरियल में क्या संबंध है। ई एक्सिल का मतलब बच्चों प्रश्न वास्तव में क्या है, तो यह वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको क्या कहेंगे बच्चों, अक्षीय स्थिति, और इसको क्या कहेंगे, निरक्षीय स्थिति। तो बच्चों अगर याद हो, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जब हम लोग अभी याद पढ़े होंगे, याद जरूर होगा आपको, यानी अक्षीय स्थिति में जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह कितना है, K2P/R3, और जो निरक्षीय स्थिति वाला बच्चों वह आपका कितना है, KP/R3। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ P में 2 से गुणा हुआ है, यहाँ गुणा नहीं हुआ। इसका मतलब जो ई अक्षीय है यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय के 2 गुने के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 2 गुने, यानी निरक्षीय का 2 गुना होता है। अक्षीय स्थिति निरक्षीय का कितना होता है, 2 गुना, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कितना होता है, 2 गुना होता है। अगर इसी को उल्टा कहें बच्चों तो कि सर जी निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय का कितना होता है, इसका आधा हो जाएगा, यानी निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इस सूत्र से आप कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, तो अगर 5 प्रश्न कंप्लीट है, आपको समझ में आया है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और कुछ प्रश्न और देखते हैं। तो बच्चों आ चुके अपने नए स्लाइड पर, और इस स्लाइड में हम लोग तिलक उत्तरी के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। बच्चों 6वां प्रश्न कह रहा है, कुछ दूरी पर स्थित प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश F न्यूटन बल अनुभव करते हैं। ध्यान से समझेंगे बच्चों, कुछ दूरी पर स्थित क्या प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश F न्यूटन बल क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। यदि उन्हें आपस में स्पर्श, ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को, यदि उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दें, पुनः ही उतनी दूरी पर क्या कर दें, रख दें, तो कितना बल लगेगा, कितना बल लगेगा। प्रश्न समझ में आएगा बच्चों, समझिएगा ध्यान से। कुछ दूरी पर एक मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है और यह क्या है, माइनस क्यू आवेश है। ध्यान से समझेंगे बातों को, यह आपका प्लस क्यू आवेश और यह माइनस क्यू आवेश, इनके बीच कितना बल लग रहा है, F न्यूटन का बल अनुभव कर रहे हैं दोनों। आकर्षण का ही होगा, क्योंकि प्लस माइनस है तो आकर्षित करेंगे, जो भी हो, यानी ये दोनों कितने न्यूटन का बल अनुभव कर रहे हैं, F न्यूटन का। बच्चों ध्यान से समझेंगे, ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ आवेश भी कह सकता था 10 कूलम माइनस 10 कूलम,
5 कूलम माइनस 5 कूलम, 2 कूलम माइनस 2 कूलम, 5 माइक्रो कूलम माइनस 5 माइक्रो कूलम। तो ये आवेश कुछ भी हो सकते हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है या न्यूटन बल अनुभव कर रहे हैं। यहाँ बल कह सकता था 20 न्यूटन लग रहा, 50 न्यूटन लग रहा, 100 न्यूटन लग रहा, कुछ भी लग रहा। कह रहा अब इनको क्या किया गया बच्चों, यदि उन्हें आपस में स्पर्श करा दिया गया, ध्यान से समझेंगे बातों को। यहाँ पे मान ले रहा है, यहाँ पे हमारा प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे क्या है माइनस क्यू आवेश है। इनके बीच कितना बल लग रहा है F। बच्चों कुछ भी मान हो सकता है, 5 कूलम, 10 कूलम, 15 कूलम, माइनस 5 कूलम, माइनस 10 कूलम, माइनस 15 कूलम, कुछ भी, माइक्रो कूलम, मिली कूलम, कुछ भी हो सकता है। बल कुछ भी दे सकता है, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, जो भी दे सकता है। मतलब 5 माइक्रो कूलम में कितना बल अनुभव कर रहा है 10 न्यूटन, 10 माइक्रो कूलम में कितना बल अनुभव कर रहा है 20 न्यूटन, 15 30 न्यूटन, 5 है 30 न्यूटन, कुछ भी हो सकता है मान। हमने यह एक आपको कॉन्सेप्ट जनरेट करके दिया है, यानी दो आवेश है, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू, इनके बीच कितना बल लग रहा है यहाँ। अब कह रहा बच्चों इन आवेशों को ध्यान से समझेंगे बच्चों, यदि उन्हें आपस में क्या कराकर स्पर्श कराकर उतनी ही दूरी पर क्या कर दें रख दें। मान लीजिए यह चार्ज था, यह चार्ज, अब इनको हमने आपस में क्या किया कराया स्पर्श कराया। यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू, पुनः उतनी ही दूरी पर ले जाके क्या कर दिया रख दिया, यानी इसको भी यहाँ पे और इसको भी यहाँ पे उतनी डिस्टेंस पे क्या किया रख दिया। अब ध्यान से कह रहा है इसमें कितना बल लगेगा, ध्यान से समझेंगे बच्चों। ये बताइए आप लोग, जब यह पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, जब इसका भी आवेश उतना है, इसका भी आवेश, जैसे 5 कूलम ये भी और या माइनस 5 कूलम, या 10 कूलम मान लीजिए तो इसे मान लीजिए माइनस 10 कूलम, इसको 15 कूलम मान लीजिए तो इसको माइनस 15 कूलम। जब स्पर्श कराएंगे तो क्या चार्ज बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, यानी चार्ज कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और कूलम का नियम क्या है, यह बराबर के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जब यहाँ चार्ज ही 0 हो गया तो क्या बल लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, यानी बल भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। प्रश्न समझ में आया बच्चों? ध्यान से समझेंगे, यह आपका पूरा कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से प्रश्न दे सकता है, कह देगा दो चार्ज होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, उनका परिणाम समान रहेगा, और कह देगा कुछ दूरी पर स्थित है, और कुछ दूरी पर जब स्थित है तो उनके मध्य कितना बल उनके मध्य कुछ बल दे देगा, इतना बल लग रहा। कह रहा है उनको स्पर्श करा के पुनः उतनी दूरी पर रख दे तो कितना बल लगेगा? तो कितना बल लगेगा बच्चों? 0 लगेगा, यानी 0 लगेगा, क्योंकि जैसे ही स्पर्श कराएंगे वह एक दूसरे को क्या कर देंगे उदासीन कर देंगे, यानी चार्ज 0 हो जाएगा। चार्ज 0 तो कूलम के नियम के अनुसार फोर्स भी क्या हो जाएगा 0। आई होप आपको पहला प्रश्न समझ में आया होगा। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है। परावैद्युतांक को बच्चों के से दर्शाते हैं, यानी शुद्ध जल का जो परावैद्युतांक है वह कितना है 81। कह रहा निरपेक्ष वैद्युतशीलता, बच्चों निर्वात की वैद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन, निरपेक्ष वैद्युतशीलता होती है ई, या किसी माध्यम में वैद्युतशीलता होती है। जैसे दो आवेश अगर वायु में स्थित है तो निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन, या किसी वायु में है अभी निर्वात में है तो इसको कितना मानते हैं लगभग एप्सिलॉन नॉट मान लेते हैं। ध्यान से सुनेंगे, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बच्चों, जब कोई माध्यम निर्वात में हो किसी माध्यम में नहीं हो तो उसका, जैसे मान लीजिए दो आवेश है यहाँ पे हमारे पास के बराबर 81। अब बच्चों ध्यान देंगे जल का परावैद्युतांक 81 है, यानी जो हमारा एक माध्यम है और उसमें जो परावैद्युतांक का मान है जल का वह कितना है 81 है, यानी जल में जो परावैद्युतांक का मान है वह 81 है। तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता, बच्चों निर्वात की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन से दर्शाते हैं, एप्सिलॉन नॉट से, और निरपेक्ष वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन से, या किसी माध्यम में वैद्युतशीलता होता है या कहाँ होता है निर्वात में, तो एप्सिलॉन बराबर होता है बच्चों एप्सिलॉन नॉट के, यानी यहाँ पे हम कह देंगे एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, यानी एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 पे माइनस कितना 12, और गुणे के का मान कितना बच्चों 81। आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, इतना हो जाएगा आपका एप्सिलॉन का मान। क्लियर है बच्चों? आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर लेंगे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी माध्यम के परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं? बच्चों ध्यान से समझेंगे, इसका डेफिनेशन आप 2-3 तरह से दे सकते हैं। हम आपको सबसे आसान डेफिनेशन दे रहे हैं कूलम के नियम के अनुसार। कूलम के नियम के अनुसार अगर याद हो, कूलम के अनुसार यह बराबर आपने क्या पढ़ा, यह बराबर के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, आप लोग पढ़े होंगे।
नहीं पढ़े होंगे तो हम लोग बिल्कुल पढ़ेंगे यहाँ अलग उत्तरीय तिलोत्तरी प्रश्न में Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ क्या है, निर्वात की वैद्युत शीतलता। कब, जब दोनों आवेश हमारे Q1 और Q2 कहाँ है, निर्वात में। Q1 और Q2 कहाँ है, निर्वात में, यानी इनके मध्य में कोई माध्यम नहीं। अब अगर बच्चों इसको हम किसी ऐसे, जैसे मान लो जल में रख दें, कहाँ रख दें, जल में, इनको हम कहाँ रख देंगे, अब जल में रख देंगे। इनके मध्य की डिस्टेंस कितनी है, मान लीजिए R है, यहाँ पे दूरी कितनी था, और उतना ही दूरी पर कहाँ ले जाके रख दिए, जल में रख दिए। अब बच्चों यहाँ जो फोर्स हो जाएगा इसको F डैश कह दे रहे हैं, तो आपका यह हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। सर जी K कहाँ से आया, तो जल का परावैद्युतांक है, जैसे इस प्रश्न में आपको दिया था यहाँ पे। तो K से अब देखिए बच्चों, यह 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर जो है पूरा क्या है, F है, और बटे क्या हो गया K। मतलब अब देखिए जो बल है वह क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर यहाँ से K कहें तो K बराबर हो जाएगा F अपान F डैश। दो तरह से, तीन तरह से डेफिनेशन दे सकते हैं आप लोग। आप यहाँ से भी दे सकते हैं क्या, K बराबर एप्सिलॉन नॉट अपान एप्सिलॉन, यहाँ से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बच्चों देखिए इस डेफिनेशन यहाँ से क्लियर कर रहे हैं डेफिनेशन को आपका। तो कह रहा क्या, किसी माध्यम के परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं। देखिए जैसे ही परावैद्युत पदार्थ रखें तो बल का मान क्या हो गया, घट गया, क्योंकि अब K से इसमें क्या होने लगा, भाग होने लगा। तो कह सकते हैं किसी माध्यम का परावैद्युतांक से यह तात्पर्य है कि, ध्यान से समझेंगे, इस डेफिनेशन को लिख भी लेंगे। किसी माध्यम के परावैद्युतांक से यह तात्पर्य है कि जब किन्हीं आवेशों को, जब किन्हीं दो आवेशों को किसी परावैद्युत माध्यम में रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है बच्चों, किसी परावैद्युत माध्यम में रखा जाता है, तो उनके मध्य कार्य करने वाला बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उनके मध्य कार्य करने वाले बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है बच्चों, यह पहला डेफिनेशन आपका। दूसरा डेफिनेशन यहां से दे सकते हैं क्या, किसी माध्यम का परावैद्युतांक, किसी माध्यम का परावैद्युतांक दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाले बल तथा के परावैद्युतांक वाले माध्यम में लगने वाले बलों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है बच्चों, तो यह दूसरा डेफिनेशन, अगर नहीं ध्यान से सुने एक बार बैक करके जरूर सुन लेंगे। और इसका पहला डेफिनेशन, दो तरह से आपने डेफिनेशन जान लिया, यहाँ से भी इसका डेफिनेशन दे सकते हैं। तो बच्चों आप लोग इसको लिख लेंगे, अगर चाहते हैं लिखना तो हम लिख दे रहे हैं आपका, नहीं तो आप लोग सुने ही होंगे, एक बार नोट कर लेंगे। मतलब क्या, मतलब सर जी यही हमने कहे हैं, किसी माध्यम के परावैद्युतांक से यह तात्पर्य है कि, इतना लिख लेंगे, किसी माध्यम के परावैद्युतांक से यह तात्पर्य है कि दो आवेशों के बीच, दो आवेशों, क्या कहेंगे बच्चों, किसी माध्यम के परावैद्युतांक यानी K से यह तात्पर्य है कि दो आवेशों के मध्य निर्वात में वैद्युत बल F तथा K परावैद्युतांक वाले माध्यम में वैद्युत बल F डैश के अनुपात के बराबर होता। क्लियर है बच्चों, यानी किसी माध्यम के परावैद्युतांक से, किसी माध्यम के परावैद्युतांक से यह तात्पर्य है कि दो आवेशों के मध्य निर्वात में वैद्युत बल F तथा K परावैद्युतांक वाले माध्यम में वैद्युत बल F डैश के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ आप देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों, तो आपका यह प्रश्न भी क्लियर हुआ होगा, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बच्चों इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे, क्योंकि आपके सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और किसी न किसी वर्ष पूछे गए हैं। यह आपका सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 9। कह रहा, दो बिंदु आवेशों के मध्य वैद्युत बल F है, यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर जल के बराबर 80 में रख दें, यानी जल में रख दें जिसका परावैद्युतांक कितना है, 80 है, तो कह रहा है बल कितना होगा। बच्चों ध्यान से समझेंगे, किसी दो बिंदु आवेशों के वैद्युत बल कितना है, F है। एक बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश, Q1 मान ले रहा है, Q2 मान ले रहा है, इनके मध्य बल कितना है, F है।
अब इनको हमने कहाँ ले जाके रख दिया, जल में ले जाके रख दिया। तो अभी हमने जस्ट देखा बच्चों क्या कि फोर्स घट जाएगा, क्यों, यहाँ Q1 और यहाँ क्या है Q2, या दूसरा गोला क्या है Q2। अब कह रहा है इनके मध्य कितना बल लगेगा, कब, जब इस जल का परावैद्युतांक कितना दिया है 80 दिया। तो अभी हमने जस्ट देखा क्या, K बराबर हमने देखा निर्वात में वैद्युत बल और क्या किसी माध्यम में वैद्युत बल। तो यही तो होगा F डैश बराबर कितना हो जाएगा F अपान K, यानी F डैश बराबर पहले F लग रहा था निर्वात में और K का मान कितना है यहाँ 80, यानी F अपान 80। क्लियर है बच्चों। तो ये आपका कौन सा प्रश्न हो गया, 9। आई होप समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दे सकता, बल का मान देता, बल का मान देके रख देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। कह देता दो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला बल 100 न्यूटन है। यदि इन बिंदु आवेशों को हमने क्या किया, किसी लकड़ी में ले जाकर रख दिया या फिर किसी तेल में रख दिया जिसका परावैद्युतांक कितना है 5 है, तो कह दे अब बल कितना होगा। तो F डैश बराबर हो जाएगा F अपान K, यानी कितना 100 बटे कितना F K का मान कितना 5, यानी कितना न्यूटन बचेगा 20 न्यूटन। इसी तरह से बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है बच्चों 9वां प्रश्न। तो अगर 9वां प्रश्न भी क्लियर है तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक तथा विमा बताइए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह होता है आपका E बराबर F अपान Q, किसके कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण। तो इसका मतलब सर जी डेफिनेशन क्या होगा, चलो सूत्र यह होता है, क्या क्या पूछा, मात्रक, तो मात्रक हमने लिख दिया, फोर्स का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम। विमा पूछा है तो विमा हो जाएगा बल का मात्रक। विमा बच्चों याद रखेंगे आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, mLT पे -2 होता है और Q का होता है AT, क्यों, क्योंकि Q बराबर होता है IT और धारा का विमा होता है A, टाइम का विमा होता है T। इसको जब सॉल्व करेंगे तो L T ऊपर जाएगा -1 है तो ऊपर जाएगा -1, तो हो जाएगा T पे -3 और A ऊपर जाएगा A पे 1 है तो हो जाएगा A पे -1, इसका विमा हो जाएगा। कहेंगे सर जी परिभाषा तो नहीं बताएं, तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे मात्रक समझ में आया, विमा समझ में आया, आइए इसका परिभाषा समझते हैं। परिभाषा क्या होगा बच्चों, किसी वैद्युत क्षेत्र में, ध्यान से हम बोल रहे हैं आप लोग लिख लेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश, जैसे परीक्षण आवेश Q यहाँ पे मान लिए, Q0 भी मान सकते हैं जैसे आप लोग के बुक में माना है, ठीक है ना। किसी परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F तथा इस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कैसे सर, समझ में नहीं आया। मान लीजिए एक हमारा वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वह इस पे अगर हम कोई परीक्षण आवेश रखें तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पे एक बल लगेगा, मान ले रहे हैं कितना बल लग रहा है यार, तो इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा इस पॉइंट पे, तो इस वैद्युत क्षेत्र में इस परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल F तथा इस परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को क्या कहते हैं, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर है बच्चों, फिर से समझेंगे एक लाइन में कैसे लिखेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर है बच्चों, तो डेफिनेशन भी आपका क्लियर हुआ होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इन सभी को बच्चों आप अगर नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लेंगे क्योंकि ये सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक कूलम के दो बिंदु आवेश पर F बल कितना लगेगा, क्वेश्चन मार्क, यानी एक कूलम के दो बिंदु आवेश पर कितना बल लगेगा यदि वे 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दो बिंदु आवेश हैं, ध्यान से समझेंगे। पहला भी आपका कितना है, Q1 भी हमारा है 1 कूलम और Q2 भी कितना है 1 कूलम, दूरी इनके बीच कितना है 1 मीटर। तो फोर्स हमारा कूलम के अनुसार Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, मान रखिए कि 1 गुणे 1 बटे 1 का स्क्वायर, यानी 1 ही होगा, ये पूरा वैल्यू खत्म हो जाएंगे, यानी यहाँ बराबर कितना बचेगा बच्चों K का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका मान कितना होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। तो इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। अगर दो बिंदु आवेश हैं, क्या बच्चों, दो बिंदु आवेश हैं और उनका मान समान है, उनका मान क्या है समान है और वह उतनी ही दूरी पर रखे हैं, तो उनके बीच डायरेक्ट बल याद रखेंगे 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन। समान मतलब अगर यह 5 कूलम होता और यह 5 मीटर की दूरी पर रखे होते तो यहाँ क्या लिखते हैं 5 गुणे 5 बटे 5 पे स्क्वायर, 5 पे स्क्वायर माने 5 गुणे 5 पूरा कैंसिल। यानी अगर आवेश समान है और उनके बीच की दूरी भी उतनी है आवेश के बराबर है, तो उनके बीच जो बल लगेगा वह कितना लगेगा 9 गुणे 10 की पावर
9 न्यूटन। आई होप यह आपके प्रश्न सभी समझ में आए होंगे। अगर इतना प्रश्न समझ में आया है तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और अति लघुत्तरीय प्रश्न लेते हैं। जो आ चुके अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, और इस स्लाइड में हम लोग कुछ और अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। आइए देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन नंबर 12, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या है रखे हैं। एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से समझेंगे बच्चों, और एक क्या है, प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, प्रोटॉन है। कह रहा एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या है, रखे गए हैं। कह रहा किसका त्वरण अधिक होगा, यानी त्वरण किसका अधिक होगा और क्यों अधिक होगा, ये भी बताना है। तो ध्यान देंगे बच्चों, एक वैद्युत क्षेत्र है, वो भी एक समान है। मान लीजिए इस तरह से कोई हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है, और क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रखा जा रहा है। यहाँ हम इलेक्ट्रॉन रखते हैं और यहाँ एक प्रोटॉन रखते हैं। कह रहा है किसका त्वरण अधिक होगा। त्वरण किसका अधिक होगा, जिसके वेग में ज्यादा परिवर्तन होगा। क्योंकि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, जिसके वेग में ज्यादा परिवर्तन होगा उसका ही त्वरण क्या होगा, अधिक होगा। अब बच्चों वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगता है क्या लगता है, यह बराबर क्यू ई, यानी आवेश और वैद्युत क्षेत्र का मान। तो वैद्युत क्षेत्र तो आपका एक समान है, यानी डिपेंड किस पे करेगा, आवेश पर। अब ध्यान देंगे, कहेंगे सर जी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का तो आवेश समान होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। लेकिन याद रखेंगे बच्चों, फोर्स तो हो गया एक समान। फोर्स क्या हो गया, यानी इस पे भी फोर्स जितना इलेक्ट्रॉन पे लगेगा उतना ही फोर्स किस पे लगेगा, प्रोटॉन पे। क्योंकि यहाँ पे दोनों का चार्ज सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है एक समान है, तो फोर्स भी क्या होगा, दोनों का एक समान होगा। लेकिन ये बताइए, हम अगर कह दें एक जो है 20 kg का व्यक्ति है और एक 50 kg का व्यक्ति है, और दोनों पे फोर्स हम लगाए, फोर्स बराबर है, मान लो इस पे भी 10 न्यूटन और इस पे भी 10 न्यूटन, तो कौन तेजी से गति करेगा, तो यही तेजी से गति करेगा, क्योंकि इसका मास क्या है, कम है। एक जो है इसके धीरे, यानी इसमें त्वरण कम होगा, इसमें त्वरण क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसके वेग में ज्यादा परिवर्तन होगा। तो इसका मतलब सर जी फोर्स समान लग रहा है, तो इसके मास पे डिपेंड अप करने लगेगा। हाँ बिल्कुल। तो बच्चों मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वह मास ऑफ प्रोटॉन से क्या होता है, कम होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह प्रोटॉन के द्रव्यमान से क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब फोर्स भले ही समान लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या होगा, ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या होगा, ज्यादा होगा। किसका त्वरण अधिक होगा बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक होगा। क्यों, क्योंकि यही रीजन में दे देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से क्या होता है, कम होता है, इसलिए इसका त्वरण क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है बच्चों, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इसको समझते हैं अच्छे से। सभी क्वेश्चन आपके बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, ध्यान से आप लोग लगाएंगे। कह रहा वैद्युत द्विध्रुव क्या है, कह रहा वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो बच्चों बता दें आपको, वैद्युत द्विध्रुव डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आप जरूर लिख लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। डेफिनेशन समझ में आया। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो यही हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। यह देखिए आवेश दोनों का क्या है, समान है, लेकिन इनका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, विपरीत है। इनके बीच की दूरी कितना माने 2L, यह बहुत कम होता है। यह क्या हो गया बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव। डेफिनेशन सुने होंगे, नहीं सुने एक बार रिपीट करके जरूर आप लोग सुन के याद कर लेंगे या लिख लेंगे। कह रहा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दर्शाते हैं। और यह पूछा देखिए आपका यह कैसी राशि है, तो यह आपकी सदिश राशि होती है। और यह होता क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, ध्यान से सुनेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, प्रकृति को नहीं देखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को, उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। यानी आपका क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। डायरेक्शन पे वेक्टर लगा सकते हैं, लेंथ यहाँ से हम लेंथ इस दिशा में ले रहे हैं, ठीक है। अब समझेंगे, सूत्र समझ में आया। मात्रक क्या होगा, तो मात्रक इसका आप दे सकते हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, और यह दूरी है तो दूरी का मात्रक मीटर। कैसी राशि है, तो बच्चों यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है सर जी, दिशा भी होगा, सदिश राशि है दिशा भी होगा, तो दिशा जान लीजिए। दिशा जो होता है बच्चों यहाँ P का, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, वह ऋण आवेश से कहाँ होता है, धन आवेश की ओर होता है। ऋण आवेश से कहाँ होता है, धन आवेश की ओर होता है। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न के हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको पूरी तरीके से सॉल्व कराने का प्रयत्न किया है। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे पहुंच सके। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इस तरह से ध्यान से समझेंगे बच्चों। एक समान क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। कह रहा है यहाँ पे हम कोई वैद्युत द्विध्रुव रख रहे हैं। मान लीजिए इस तरह से हमने वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जो माइनस की ओर प्लस की ओर से मिलकर बना है और जिसके बीच की दूरी कितनी है? 2l है। कह रहा है बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म आघूर्ण क्यों कहा गया समझिए बच्चों। अब यह इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाया जाए, इसके विपरीत यहाँ पे ध्यान से समझेंगे प्लस चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज इंटर करता है तो उस पे जो बल लगता है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। कितना लगता है? F बराबर Q। और नेगेटिव चार्ज में विपरीत दिशा में लगेगा F बराबर Q। फोर्स से समान। अभी हमने जस्ट देखा फोर्स इधर भी लगेगा Q, इधर भी लगेगा Q। अब दो बल हो गए तो युग्म हो गया, यानी बल युग्म। इसका कार्य क्या है? तो इसको घुमाने का काम है। इसका क्या है? सोचता है द्विध्रुव को हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाकर क्या कर दें। इस तरह से मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र इधर से बल लगेगा, इधर से बल तो वो बिल्कुल ही घूमेगा, तो ये घुमाने का काम करता है, इसलिए कहते हैं इसको बल युग्म आघूर्ण। यानी यह जो बल युग्म है यह क्या करता है? इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है, इसलिए इसको इस बल युग्म को क्या कहते हैं? बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। सर जी होता कितना है? यहाँ पे सूत्र पूछा है तो बल युग्म आघूर्ण को आप टाउ से दर्शाते हैं और यह होता है आपका टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। कहेंगे सर जी आया कैसे है? तो वास्तव में जो सूत्र पूछा है आपका यही सूत्र होगा 100%, ठीक है ना। और आया कैसे है? तो बच्चों पूरा डेफिनेशन समझेंगे। किसी एक बल और इनके बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। लंबवत दूरी होता है 2l साइन थीटा। तो यह पूरा डिराइवेशन हो जाएगा, तो पूरा डिराइवेशन हम नहीं करा रहे हैं, कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं। यह बराबर Q ही है इंटू क्या है? 2l साइन थीटा। थोड़ा सा समझेंगे, Q इंटू 2l को एक पास रख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? E साइन थीटा। और यहाँ देखिए Q इंटू 2l अभी जस्ट पढ़े ही हो पीछे, P बराबर ही तो था Q इंटू 2l द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो क्या हो जाएगा? P E साइन थीटा। समझिए बच्चों P E साइन थीटा। तो यह पूरा डिराइवेशन हो गया कैसे आया है। तो वैद्युत द्विध्रुव जो बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव का बल युग्म आघूर्ण जो होता है वह किसी एक आवेश पर लगने वाले बल तथा उनके उन आवेश देखो ध्यान से इन आवेशों के मध्य लगने वाले बलों की क्रिया रेखा के लंबवत दूरी के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। यानी F बराबर टाउ बराबर F इंटू 2l साइन थीटा। पूरा डिराइव करने पे जो आपका यहाँ प्रश्न है वह क्या पूछा? बल युग्म आघूर्ण का सूत्र। तो सूत्र होता है बच्चों टाउ बराबर P E साइन थीटा। कह रहा है यह भी बताइए कि यह कब महत्तम होगा। तो बच्चों यहाँ अगर हम थीटा बराबर 90 रख दें तो टाउ बराबर हमें साइन थीटा का मान कितना? साइन 90 अंश का मान लें, क्योंकि साइन 90 अंश का यह मैक्सिमम मान होता है। साइन 90 अंश का यह क्या होता है? मैक्सिमम मान। यानी साइन 90 अंश का मान 1 होता है, या मैक्सिमम मान होता है, इसलिए यहाँ पे टाउ मैक्स भी हो जाएगा। यानी बल युग्म आघूर्ण भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और यह कितना हो जाएगा? P। पूरा डेफिनेशन के साथ कैसे लिख सकते हैं? यदि हमारा वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, यदि हमारा वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के क्या है? लंबवत है, तो इस कंडीशन में बल युग्म आघूर्ण क्या होता है? महत्तम होता है। कितना होता है? टाउ मैक्स बराबर P कब? थीटा बराबर जब होगा हमारा 90 अंश। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर सभी प्रश्न समझ में आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा चैनल काफी तेजी से ग्रो हो सके और हम आपको अच्छा कंटेंट दे सके। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग इस कूलॉम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के तीसरे पार्ट में, यानी द आर्क सीरीज का तीसरा पार्ट जो इसका लास्ट पार्ट होगा। उसमें हम लोग देखेंगे क्या? लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।